चलो जब कोई भी गैस वाटर से रिएक्ट करती है तो उसमें बबल्स बनेंगे हाइड्रोजन। ये मेटल अगर रिएक्ट करता है वाटर से तो H2 बनेगा, और अगर वही मेटल HCl से रिएक्ट कर जाए तो भी H2 बनेगा। बोलो। So when metal reacts with acids, then H2 is formed and it can be collected by water displacement method। और उसे आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए हमने बताया नहीं था वो एक जो तुमने सुबह फिगर बनाया था उसमें वाटर डिस्प्लेसमेंट में ऊपर H2 नहीं इकट्ठा हो रहा था। So when metal reacts with acid, H2 gas is released, which can be collected in inverted test tube. Inverted test tube by water displacement method. इतनी बात हो गई, ठीक है। अब जरा देखो कि जो वाटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक के बोलने से क्या है कि फिर अगल बगल के चार लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप अपनी बात ठीक है कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन नुकसान होता है। तो ये उल्टी रखी हुई टेस्ट ट्यूब है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है विद विगर, और यहाँ हमने ग्लास फुल रख दिया है, और जिसको भाई बुनसन बर्नर या कोई भी स्प्रिट लैंप की मदद से जला रहे हैं, और बाकी इसको हमने एक स्टैंड में ऐसे कर दिया। नाउ द रेट ऑफ विग्रासिटी ऑफ रिएक्शन हाउ इट वेरीज एज पर योर बुक। किसमें ज्यादा विगर होगी, किसमें ज्यादा H2 गैस बड़ी तेजी से बुलबुलेंगे, तो ये H2 है, और ये मेटल सैंपल है, ये मेटल सैंपल है, ये ग्लास फूल है। तो हमें ये पता करना है, तो बुक में दिया है कि Mg में सबसे ज्यादा उठेंगे, फिर Al में, फिर Zn में, फिर Fe में। रेट ऑफ विग्रोसिटी क्या दी गई है, रेट ऑफ सिटी ऑफ रिएक्शन कैसे वेरी करती है, दिखाई पड़ा कि नहीं बुक में, इज Mg की सबसे ज्यादा होगी, फिर एल्यूमिनियम में बबल्स उठेंगे, एल्यूमिनियम थोड़ा धीमे रिएक्ट करेगा, और Zn, और फिर उसके बाद क्या होगा, Fe। अच्छा, ये रिएक्शन क्या है, मान लीजिए आपने स्टीम से कराई या कुछ और भी कराई, आप HCl भी डाल सकते हैं, हम अपने इसको बदल भी सकते हैं। मान लो आप ऐसा नहीं करना चाहते, एक तो वाटर से, ये वेट ग्लास फूल है, लेकिन मैं इस प्रणाली को थोड़ा टेढ़ा भी कर सकता हूँ, और अगर मान लीजिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, और इस टेस्ट ट्यूब में अब मैंने एसिड डाल दिया, और एसिड में कुछ जिंक ग्रेन्यूल डाल दिए, और ऐसी स्थिति में क्या होगा बोलो, ऐसी स्थिति में हम इसको एक स्टैंड में लगा दें, तो ये स्टैंड में इसको लगा दें, तो अब ये क्या होगा बताइए, तो ये HCl से रिएक्ट कर रहा है, वेट ग्लास फूल रखा, ऐसी तो रिएक्शन देखी होगी ना, जिंक ग्रेन्यूल है और इससे इसमें आ रहा है, तो अब Mg कैसे रिएक्ट करेगा HCl के साथ, ये H2O है, ठीक है ना, और ये क्या है बोलो, HCl है, और ये Mg हो गया, तो क्या होगा,
MgCl2+H2 ऐसे सारे भी रिएक्ट करेंगे। Al को अगर HCl के साथ रिएक्ट करा दिया जाए तो वो जो दवा का रैपर होता है ना उसमें एल्यूमिनियम है, उसी को डाल दिया जाए, कुछ मेडिसिन वाले या एल्यूमिनियम फॉइल भी डाल सकते हैं। तो AlCl3+H2 तो ये 3 है, तो यहाँ 2 लगा दो तो ये 6 हो गया, तो 2 हो गया और ये 3। बाकी ऐसे सबको बैलेंस किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि अगर सबसे ज्यादा तेज बुलबुले जिंक में उठेंगे कि मैग्नीशियम में, बताती नहीं हो तुम, अपने हिसाब से चलती हो। और यहाँ वो बुक कह रही कि मैग्नीशियम में उठेंगे। ये लिखवा सर का नाम अगल मंजन से ले लिया करो। जब वो कह रहा है मैग्नीशियम में उठेंगे, आप जिंक में क्यों बता रही हो? हाँ वापस अभी तो थोड़ी देर में आना चाहिए, तो सब समझा देते हैं। अभी इसमें कुछ नहीं है। पहले वाले डायग्राम में वाटर की जगह HCl लेंगे ना, अगर पहले वाला डायग्राम हुआ उसमें वाटर की जगह HCl लेंगे, जिसमें हमने ऐसे बनाई थी टेस्ट और मेटल सैंपल लिया था पहले वाले में ना। कौन से पहले वाले में? ये वाले में हम वाटर की जगह, ये वाटर के साथ इनकी रिएक्शन है। अब चाहे तो आप डिस्प्लेसमेंट करो या कुछ। इसमें ये कह रहा है कि अगर हम इसको एसिड के साथ कराएं, बटो पेज तो यहाँ पे है कि नहीं, तो उसमें अगर एसिड के साथ कराएंगे तो बस एसिड के साथ रिएक्शन कराए और हाइड्रोजन ले, कोई समझने वाली बात नहीं, ठीक है कि नहीं। हाइड्रोजन इसको इसके ऊपर ले लिया गया। हाउ डू मेटल्स, अब हम एक बात करते हैं एक्वा रेजिया की। रीजिया का क्या मतलब होता है? दैट इज किंग, यानी अम्लराज। हिंदी में सबको पता है, इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। अम्लों का राजा। अम्ल एसिड होता है क्या? द किंग ऑफ एसिड। अम्ल का मतलब एसिड, तो इसको क्या कहेंगे? किंग ऑफ एसिड। सो ऑल मेटल्स react with HCl, H2SO4 and HNO3 except silver, gold and platinum. So all metal, सभी ऐसे रिएक्ट कर लेंगे। All metal eaten up, और धीरे धीरे वो उसको रस्ट कर देगा, क्योंकि साल्ट बना देगा तो क्या बचा उसमें? टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ी, वो तो पाउडर हो गया। So all metals react with, इससे रिएक्ट करेंगे एसिड्स। कौन कौन से एसिड्स? HCl, H2SO4 जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लैटिनम, ऐसा ही कुछ लिख रहा होगा, गोल्ड एंड प्लैटिनम। एक्सेप्ट दो ही लिख लो, एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लैटिनम। However, if a solution of HCl and HNO3 in 3:1 ratio is taken, then gold and platinum also are compelled to react. If a solution of HCl is to HNO3 को किस रेशो में ले लिया जाए? is taken, then gold and platinum also react with it, वो भी eaten up हो जाएंगे, react with it. So ये जो मिक्सचर सोल्यूशन है, so this solution of acid is known as king of acids. इसे क्या कहेंगे? अम्लों का राजा या एक्वा रेजिया. So this solution is called एक्वा रेजिया. और एक्वा रेजिया से क्या हर एक मेटल रिएक्ट कर देगा? रेजिया. सो ऑल मेटल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल रिएक्ट विद एक्वा रेजिया. कभी कभी जो हमारे यहाँ वो होते हैं चीटर्स, वो लाएंगे कहेंगे लाओ तुम्हारे सोने के गहने साफ कर दे, वास्तव में वो इसी सोल्यूशन में लेके आते हैं, थोड़ी देर हिलाएंगे और गोल्ड तुम्हारा उसमें चला जाएगा, फिर वो चमका के दे देंगे, बट उसमें से आपका 2 ग्राम गोल्ड कम हो जाएगा. अब देखिए कि इसको रॉयल वाटर भी कहा गया है. रॉयल
वाटर। क्यों? क्योंकि ये दोनों रॉयल मेटल है। नोबल मेटल तो वही है, गोल्ड और सिल्वर, ये सॉरी गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो उसके लिए जो जिसमें वो डिजोल्व होंगे उस पानी को भी क्या कहेंगे? रॉयल वाटर। तो ये है, तो इन दोनों में ये होता है। एक्वा रेजिया क्या है? जिसमें 3:1 का रेशियो होता है। और किस चीज का रेशियो होता है? किस चीज का सोल्यूशन? बोलो। HCl is to HNO3 equals to 3:1. Then the gold and platinum also react with it. It is known as aqua regia. सही कहती है। आगे देखते हैं। नाउ मेटल रिएक्ट्स विद अदर सॉल्ट सॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो। रिएक्शन अगली हेडिंग, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर सॉल्ट सॉल्यूशन। ऐसा हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें Fe डाल दिया जाए तो अर्पिता क्या होगा? FeSO4 प्लस Cu। ऐसा हमने करके भी दिखाया है। ऐसा नहीं कि पहले भी हमने दिखाया था कि नहीं कि आयरन की नेल डाली थी तो कॉपर चढ़ गया था, एक को टच करके दिखाया था। और वो सोल्यूशन धीरे धीरे 2-3 दिन बाद रखने पर ग्रीन कलर का हो गया था। तो पहले ब्लू था और 2 दिन बाद क्या हो गया था? उसमें हमने लेड भी डाला था, मैग्नीशियम का वायर भी डाला था। एक चीज डाली थी, याद आ रहा है कुछ कुछ कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो इस तरीके से Fe अगर इसमें डाला जाए तो क्या ज्यादा रिएक्टिव है? बोलो। Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो कहेगा कि अगर मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं एंड आई हैव मोर अर्ज टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अच्छा मेटल तो वही है जिसमें ज्यादा टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। इसीलिए तो सोडियम और ये सब ऊपर आते हैं लिखवा सरनाका में, जो हम एक्टिविटी सीरीज बनाते हैं। जो अच्छा डोनेट करेगा तो वो सबसे ऊपर आएगा। एल्कली मेटल इस ग्रुप में सबसे ऊपर आएंगे एक्टिविटी में, क्योंकि सबसे जल्दी वो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है। तो अब Fe में ज्यादा टेंडेंसी, इट इज मोर एक्टिव। तो इस कॉपर से कहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हूं सोल्यूशन में, तुम जाओ। और ये नेल है और ये कह देगा कि भाई देखो मैं तो नीचे उतरा है सोल्यूशन में और मुझे ये नहीं लेना देना कि तुम सोल्यूशन में हो। मेरी टेंडेंसी है कि सोल्यूशन देखते ही मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं। अच्छा, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन मेरी स्कील पे छूट गए हैं, तुम जाओ और उन्हें एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक एनाइन के साथ एक ही कैटायन रह सकता है, 2 तो नहीं रह सकते। तो इस तरीके से जब ये आयरन की नेल में से आयरन उतरेगा तो धीरे धीरे कॉपर को इसी पे तो जाना पड़ेगा स्वीकार करने के लिए। तो इस तरीके से आयरन उतर आया और ये इसमें चला गया, तो इस पर किस चीज का डिपॉजिट हो जाएगा? कॉपर का सोल्यूशन किस चीज का हो जाएगा? FeSO4 का सोल्यूशन। हाँ बोलो बेटा। सर वो Mg वाली Mg प्लस HCl वाली जो रिएक्शन है उसमें 2H2 नहीं आएगा। H2 आएगा बस, 2 नहीं है ना, यही ना? हाँ, अब ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसको डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन और सोल्यूशन देखो, एज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। अच्छा, ये जो चीज है हमने तीनों चैप्टर में पढ़ ली, फर्स्ट में भी पढ़ी, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी आ गई थी, और ये इसमें भी ये एक्टिविटी सीरीज हर जगह आ जा रही है। तो सॉल्ट सोल्यूशन एंड मेक इट्स ओन सोल्यूशन, और अपना सोल्यूशन बना लेगा। फिर जरूरत पड़ेगी या किसी ने नहीं देखा होगा तो रिएक्शन करके दिखा देंगे। तो आयरन है तो, और सोल्यूशन का कलर सृष्टि किससे किस में बदल जाएगा? बहुत अच्छा। It converts from blue to green solution। जरा फिर से देखो, तो इस तरीके से ये किस कलर का हुआ? ब्लू सोल्यूशन, ब्लू विट्रॉल है, और ये ग्रीन विट्रॉल है, ये हरा का शीश, ग्रीन सोल्यूशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं? एक कैटायन ने दूसरे कैटायन को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। मान लीजिए यही FeSO4 बन गया है,
सोल्यूशन FeSO4 का है, और इसमें मैं ले आया हूं जिंक। अब देखो तो जिंक के होने से क्या होगा, जरा आप ये देखो, लिख बा सर ना का मग अल मन चन कर फी कड को नी सन पी भा कु। सीयू था और अब एफी था, और अब क्या आ गया है ये जिंक। तो क्या होगा बोलो अभिषेक? ZnSO4 और फिर क्या आ जाएगा Fe। और सोल्यूशन में क्या कलर चेंज आएंगे? बहुत अच्छा, ग्रीन टू कलरलेस। तो इससे पता चलता है जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। जरा पूरा ऐसा ही स्टेटमेंट इसके लिए बोल के दिखाओ अभिषेक। is dipped in FeSO4 solution, then zinc displaces Fe from FeSO4 and creates ZnSO4. हाँ, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, Zinc being more- वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। और इन दोनों को अगर मैं एक साथ कपल कर दूं तो क्या होगा बोलो? कौन सबसे ज्यादा है? Zn और Zn से और फिर Cu। तो इस तरीके से अगर हम इस बेसिस पे एक सीरीज बनाएं तो हम देखते हैं कि उसे एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। लेट अस सी इट। और अभी हम इसको सिर्फ वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जो एक दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिससे थोड़ा सा आइडिया नए लोगों को हो जाए या जो भूल गए उनको भी आइडिया हो। अब एक दो चीज ध्रुवांशी से भी पूछेंगे कि Yes, sir. अगर मान लो कॉपर है और तुमने उसे AgNO3 में डाल दिया, तो ये इसमें हमारे तो फर्स्ट चैप्टर की displace एक्सरसाइज का नहीं क्वेश्चन है। होगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रवीण, क्या रिएक्शन होगी? CuNO3 whole plus क्योंकि फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शन एक है, मिनट से सभी को पता है। और अच्छा, हाँ, sorry. while extraction of silver from its nitrate solution copper is used। भाई पहले चैप्टर का किसको नहीं पता होगा। और तो उसमें क्या होता है कि as copper is more reactive than silver, तो इससे इसका कलर क्या चेंज होगा प्रॉब्लम? सिल्वर से ब्लू, आप जाने, आपको मालूम नहीं है। ग्रे से ब्लू, मालूम नहीं है। कलर लेस से ब्लू। कलर जैसे पहले मैंने समझ लिया था Ag और C, इसलिए पहले रिएक्शन सो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव। अब जब चारों को कपल कर दो, जिंक, Fe और कॉपर और फिर Ag हुआ, रिएक्टिविटी सीरीज लिखो। ठीक है। ए सीरीज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस that which metal displaces other metal from its salt solution is called reactivity, जो इस आधार पर बनाई गई हो कि कौन मेटल किसे डिस्प्लेस करता है। A series prepared on the basis फर्स्ट चैप्टर का क्यों पढ़ा रहे हैं? है क्या? हम फर्स्ट चैप्टर का क्यों पढ़ा रहे हैं? हम क्यों कराएंगे? जो बुक में है वही है। जब आ गया 10 बार आएगा 10 बार कराना पड़ेगा। इसी बुक वालों को क्यों बार बार दे रहे? तीनों चैप्टर में डाल दी वही चीज। अ सीरीज प्रिपेयर्ड ऑन, क्योंकि अभी देखो फर्स्ट चैप्टर का था, तुमने गलत बताया, तो अब मुझे सब पूरा प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर बच्चे का स्किप हो जाएगा। एक कॉन्सेप्चुअल स्किप से पूरा चैप्टर सफर करेगा, उसी पर बेस्ड सारी है मेट्रोलॉजी। हम ऐसे नहीं कर सकते, तो हमारी यहाँ जिम्मेदारी बनती है। अब सीरीज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस दैट विच मेटल या नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अदर मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन is called, इसे क्या कहेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज, क्रियात्मक श्रेणी, ये चीज है।
तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम ये कुछ एक दो एक्सपेरिमेंट देख लें, फिर हम आगे बढ़ जाएं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय आयरन। ये देखो तो Hello there, Scientific brilliant people. How are you today? So today I'm going to show you a display. These are some test tubes. तो So I देखो have टेस्ट two ट्यूब में test इन्होंने tubes क्या which किया are है, empty. And this is एक a नेल test tube which लेके is सामने नेल रखी है almost full with water. और I'm going कॉपर to show you सल्फेट वो some सॉल्यूशन है, copper sulfate वो देखो salt. So as you can see, कॉपर सल्फेट that है this is ब्लू कलर cupric का। sulfate. So this is CuSO4. And it is written pentahydrate. That means dots 5 molecules of water that are in it. So I would like to show you that the color of this salt is blue. I'm going to take a very small नेल amount of हमारे पास salt भी रखी है, नेल से तो किया जा सकता है, और एक बीकर भी है। and I'm going to add it in the test tube like this. तब तक हो भी जाएगी। Now adding the water, देख लो, I'm going to shake it well. थोड़ा गर्म पानी ले तो जल्दी हो जाएगा। Now as you can see people that the complete dissolution of the copper sulfate has not taken place, but don't worry, we are not going to take the complete part of it. So we'll just remove the upper part, which is this part, that is the copper sulfate solution, like this. देखो And कॉपर सल्फेट इसमें आ रहा है और नेल डाल देंगे, ये देखते ही I'm going देखते to बनाओ। add this iron nail inside it. Now, as I've told you that this is a very slow reaction, so we'll have to wait for a day. थोड़ी देर में हो जाएगी। तो ये कलर है कॉपर सल्फेट। Hey Scientific people, so I have been very patient today and I have waited for 2 days for my reaction to get completed, and as you can see here that there is a copper deposition on the iron nail, and as you can see that this blue color solution has faded and it has converted into slight green color due to this reaction taking place over here. So you need to be more patient as the reaction happens. And let me pull out this test tube and let me show you. See this brown color copper on the new brand iron nail. So let me pour out the liquid part first. तो ये हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना लिया, इसमें नेल डाल दे रहे हैं, आधे घंटे लगेंगे, लेकिन हम फिर तब दिखा रहे हैं। ठीक है, उनको तो 2 दिन लगा है, कम से कम थोड़ी देर तो हम भी रुक जाएं। ठीक है, चलो। Okay. Now I have poured out the liquid content. चलो, तो And ये I'm तो going to आपने देख लिया ना, put the iron nail ये outside. आयरन नेल कैसे इस पे Oh, कॉपर आ look गया, at that, people. ठीक है। So here, as you can see that this is the Copper. brown Copper color copper. displace As you हो can गया। see, और this is the iron copper का which is solution बन deposited गया। on the iron nail, which अब ये देखो, completes our displacement reaction. कॉपर विद सिल्वर नाइट्रेट। अब ये वाली ऊपर वाली रिएक्शन देखना, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है। सो Here the reaction of copper with AgF. कॉपर डाल दिया है Copper wire और सिल्वर नाइट्रेट का कलरलेस सॉल्यूशन है, reaction तो taken धीरे धीरे देखने पर आपको क्या पता चल रहा है, Reactive in silver will displace क्या चीज silver डिस्प्लेस from हो रही है, solution, सिल्वर उसी पे आ गया and Ag is deposited over और this धीरे copper धीरे wire बढ़ता जा रहा in है। the form of fine crystals. कलरलेस है सॉल्यूशन, तो कलरलेस है। अब हो
है 75 टाइम्स। तो इस तरीके का कोई भी सोल्यूशन होगा तो यहाँ Hey everybody, today's video is going to be the classic demonstration of ऐसे silver कॉपर का tree. वायर ले लिया, I've सिल्वर done many नाइट्रेट times है, before, but I've never actually सिल्वर found नाइट्रेट है हमारे पास जो बहुत महंगा है। or hydrogen peroxide in. Apparently this bottle is not quite the copper देखो nitrate. यहाँ से देखो, ये अभी और थोड़ा सा ये और Okay, I've got my ये solution कलरलेस है, ready, and now I'm अब just इसमें going ये to डाल toss देंगे the कॉपर। coil of copper wire into it. तो धीरे धीरे सिल्वर ट्री आ जाएगा, सिल्वर इसके ऊपर धीरे धीरे जमा होगा, वो होना शुरू भी हो गया है। अब अगर ये स्पीड बढ़ा See, दें, almost एक हम बढ़ा देते हैं, the change has happened. ये देखो So we started out with a clear ये solution. डिस्प्लेस हो गया। अब We इसका put ब्लू a कलर कहाँ गया? reddish metal into it. ब्लू कलर आने लगा है ना अब, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट बन गया। पहले कलरलेस था और अभी कैसा हो गया? And the solution started ब्लू to होने लगेगा It's क्योंकि कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा। ये देखो धीरे धीरे ब्लू कलर हो जाएगा और ये सिल्वर extremely short. Now at this point, the crystals start to look. Now, as we started this reaction, you can see the silver tree has really filled out. All of the silver crystals have ये सिल्वर नाइट्रेट में crazy. कॉपर डाल दिया, They're all sort of तो intermeshed इससे with each क्या हुआ other. कि सिल्वर अलग हो गया। सिल्वर का एक्सट्रैक्शन ऐसे ही Looks होता है। like it's very, very cool though. You can see the solution. अब हम आगे देखें। सो रिएक्टिविटी सीरीज है कि कौन किसको डिस्प्लेस करता है, इसके आधार पर जो डिफरेंट एलिमेंट्स की सीरीज बनाई जाती है उसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। जैसे कि लिकबा, सरनाका, मग अल मंजन, कर फीकड कोनी, कर फीकड कोनी, सन पी भकुआई तो, सन पी भकुआई तो, पेह दाग बरतो, पेह दाग बरतो, पटकल ऑफ। ये पूरी सीरीज है जो आपके साथ बीएससी तक आपका साथ निभाएगी। MSc तक मेरा साथ निभाएगी, पूरा पूरी सीरीज देख लो। लिकबा, लिकबा है बिल्कुल उसी जो प्रोनाउंसिएशन है, एक भी लेटर फालतू का नहीं है। सर ना का, मग अल मन जन, कर कड को नी, ठीक है। सन पी और भा का बी, बी एच पी है, पी और भा में बी एच होता है तो भा लिख दिया भा, लेकिन एच से एच टू, कू, आई तो, आई टू, फे ह, गाग, गाग आ गया कि नहीं। बरतो, जैसे आई तो है वैसे बरतो। पटकल, पट कल ऑफ, ये पूरी सीरीज हो गई। ऑफ, चलो अब जरा देखें, रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिखा दी गई है। तो इसमें बुक में जो दिया गया है पोटेशियम से ऑरम तक दिया है, और ये पूरे जनरली मेटल के बीच में हाइड्रोजन ही रखा गया है, वही हम भी बना देते हैं। तो के लिखबा सरनाका को आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। इन्होंने लिख का का लिया है, लिख बा छोड़ दिया है, लिख बा सर ना लिया है, फिर उसके बाद का, मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उन्हें छोड़ दिया है, समझ में आई। नाका, मग तो जरूरी होगा, मग अल, मन को छोड़ा है कि मन जन, कर भी छोड़ दिया, एफी तक ले लिया, फिर कट कोनी ये सब छोड़ते चले गए, फिर क्या लिया, निकल छोड़ दिया, टीबी, जो मतलब तुम बहुत फैमिलियर हो, जिनको जानते हो,
10th के लेवल से जो बच्चे जानते हैं हाइड्रोजन उससे और कॉपर तो लिया H2 लिया, कॉपर Fe2+, नीचे वाला Fe3+ है, ये Fe3+ है, ये Fe2+। अब जगह देखो, सर सीधा मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड फिर इसके बाद क्या लिया बताओ? कॉपर, फिर कॉपर ले लिया, Au लिया, Ag लिया, और Hg, Ag, Au ये ले लिया, छोटी सी सीरीज है। अच्छा, इसमें मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है? मोस्ट रिएक्टिव। और ये कैसा है बताओ? लीस्ट रिएक्टिव। तो इस तरीके से, और ये रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, नीचे चलने पे क्या हो गई? रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ऐसे नीचे एरो पता नहीं क्यों बना लिया, नीचे नहीं बनाना चाहिए, डिक्रीज की ओर एरो थोड़ी ना होता है। अब आगे देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। लिथियम जो है वो सोडियम से ज्यादा पानी में रिएक्ट करता है, लिथियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो फिर वो ज्यादा बड़ा ब्लास्ट करता है। लिथियम की एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा है, वो बहुत महंगा भी आता है इसीलिए। ये तो मेरे पास होता, मैंने बहुत जगह सर्च किया लिथियम के लिए, कोई सस्ता देने को तैयार ही नहीं है। कितने का आता है? 300 रुपए का 5 ग्राम। 5 ग्राम जबकि ये हमारा 100 ग्राम की 160 रुपए की डिब्बी है। चलो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में पहला दिया है, व्हाई सोडियम इज इमर्स्ड इन केरोसिन। और ये तुम्हें पता है, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विद एयर रेडिली। एयर के साथ ये बड़ी जल्दी, रेडिली का मतलब टू फॉर्म Na2O ऑक्साइड बना देता है। इवन इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर टू लिबरेट हीट एंड मेक एच फायर। हवा में भी तो पानी है। इवन इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड मेक एच फायर। To avoid this situation, sodium is kept immersed. इसलिए इसे घासलेट के तेल में रखा जाएगा, इन केरोसिन ऑयल या पैराफिन ऑयल। सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है राइट इक्वेशन फॉर आयरन विद स्टीम। ध्रुवांशी, चलो कोई बात नहीं। Fe ब्रैकेट में S प्लस H2 ब्रैकेट में गैस gives Fe2O3। कोई बात नहीं, बोलो। Fe solid plus H2 गैस में ये H2 गैस कुछ नहीं, प्रॉब्लम बताओ। Fe plus H2, Fe3O4 plus H2। सही है, ये रिएक्शन तो फर्स्ट स्टेप पे किया है। Fe प्लस H2O जो कि गैस है, तो Fe3O4 प्लस H2, तो इससे क्या हो जाएगा? ये मैग्नेटाइट बन जाएगा। इससे मैग्नेट बनाया जाता है, मैग्नेटाइट है, और ये ब्लैक कलर का होता है। तो आयरन जब वाटर से रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, तो ये रिएक्शन होती है। यहाँ 3 लिख लो, और ये 4 है तो 4 लिख लो। 3 कब से हो गई? क्या तुम सुबह आई नहीं थी? सुबह हमने ये बात बताई थी कि ये FeO और Fe2O3 का मिक्स्ड ऑक्साइड है। सर, इसे फेरोफेरिक
हाँ देखो पैराफेरिक हर चीज इनको मालूम है, तो आया करो हर क्लास में। नाउ कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। अब कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ, हाँ बोलो। CaO प्लस H2। सही है, क्योंकि पहले तो ऑक्साइड बनाएगा और फिर थोड़ी देर में ये क्या कर देगा, बुक में भी यही दिया होगा कि पहले तो ऑक्साइड ही बनाएगा, बाद में उसकी कढ़ाई होगी। कैल्शियम H2 के साथ उन्होंने कह दिया पूरा एक साथ बना दिया। देखो इन्होंने दो रिएक्शन एक साथ करा दिया, H2O के फिर होगी तो क्या होगा बोलो, Ca, दो रिएक्शन जोड़ दिए। मैं फिर से बताता हूँ, तो CaO बना, लेकिन ये वैसे पानी में रह नहीं पाएगा, फिर ये क्या बना देगा, अभी बता रहा हूँ। तो H2 बन गया, यहाँ तक है। हम जानते हैं मेटल जब किससे रिएक्ट करते हैं, वाटर से तो ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन वही ऑक्साइड चाहे सोडियम ऑक्साइड हो, वही पानी में के तुरंत ही NaOH बना लेगा। तो इन दोनों रिएक्शन को जरा जोड़ो तो क्या होगा बोलो, CaO प्लस Ca प्लस 2H2O, और उधर क्या बनेगा, CaO प्लस CaOH होल ट्वाइस और प्लस, ये दोनों कट गए और आपकी रिएक्शन क्या हो गई। क्या आपकी बुक में यही रिएक्शन इक्वेशन नंबर इसमें दी है, जरा चेक करो। दैट इज इक्वेशन में नंबर नहीं डाला है, नहीं तो आप देख लो, मिल जाए, ग्लास रूल वाले के नीचे है। दैट इज मिली। अच्छा अब अगला देखिए, ऐसे सभी के साथ आप लिख सकते हैं। और कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, पोटेशियम के साथ बताओ जरा। ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस समझो कि तुम्हें समझाने के लिए बनाया है, आप सीधा ये लिखो, दिस इज A एंड दिस इज, सही है। अब और बताओ पोटेशियम के साथ, KOH ही बना देना, ठीक है। पहले तो बनेगा K2O, फिर K2O के बाद वो रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, KOH, और कुछ बनेगा क्या, H2 तो निकल ही जाएगा ना। तो अब H2 में एक H, इसको हाफ लिखो तो पूरी बैलेंस हो गई, और फिर पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। ऐसे ही तो कर सकते हैं ना, देखो यहाँ पर भी बैलेंस है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2K प्लस 2H2O गिव्स और प्लस H2, ये रिएक्शन, यानी ये भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ध्रुवांश इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। देखो मान लो जैसे पहले किया था वैसे कर लो, कि जैसे सोडियम के साथ करते हैं, देख लो K प्लस H2O, तो मुझे क्या लिख देना चाहिए, K2O प्लस H2, बोलो सही है। अभी K2O तो पानी में ऐसे नहीं रह सकता है, तो वो क्या बनाएगा, KOH और प्लस, अब कितना बच गया, 2 से खत्म हो गए, H2 नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 2K प्लस K2O प्लस 2H2, तो यहाँ क्या बनाया, 2KOH प्लस K2O प्लस H2, K2O कट गया तो 2K प्लस 2H2O gives 2KOH, होती है रिएक्शन है। ये दोनों एक साथ दिए आपके बुक में कि मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद दिस एंड मेटल ऑक्साइड रिएक्शन ऑफ, हमने सुबह भी ये क्वेश्चन पूछा था, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर एंड मेटल ऑक्साइड, इसलिए क्योंकि वो उसमें रह ही नहीं पाएगा, जैसे ही वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा उसे आगे की रिएक्शन करनी है, तो वास्तव में ये रिजल्टेंट रिएक्शन रहेगी। लिखा था सुबह, बताया था कि नहीं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, और आपके में दोनों एक साथ लिखी है, अगर एक पेज पीछे पलटोगे तो एग्जाम में आए तो फाइनल वाली, फाइनल ही लिखना। इवन Na की भी है, ये देख लो Na क्या करेगा, ये Na की रिएक्शन आपकी बुक में लिखी है, इसके साथ रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, Na2O बने, NaO थोड़ी ना होता है कुछ, और साथ में H2 निकल जाएगा, और फिर नया बताओ आगे क्या लिखा है, Na तो अब इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने पे क्या होगा,
2Na plus Na2O plus 2H2O gives Na2O plus 2NaOH और प्लस H2। तो अल्टीमेटली ये हट गया। Fe के केस में भी तो होना चाहिए 2Na प्लस 2H2, सबकी अलग अलग रिएक्टिविटी है, वो रिएक्ट नहीं करेगा। 2NaOH और प्लस H2, समझ में आई? तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई। दिस इज द फाइनल रिएक्शन। मेटल जब रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन तो निकलेगी और साथ में उनके क्या बन जाएंगे, एल्कली। ठीक है ना? ओके, आगे की बात करें। जो एक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ होगा। अब ये देखो थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 तरीके के मेटल हैं जिसमें उनके मेटल के नाम हैं, और दैट इज आयरन सल्फेट। FeSO4 होता है क्या आयरन सल्फेट? कॉपर सल्फेट क्या होता है? क्योंकि स्टॉक नोटेशन में दिया है। जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है? AgNO3। ये चारों चीजें दी गई हैं और इन मेटल 4 हमने अलग अलग मेटल लिए हैं और चारों में डाल दिया। 4 टेस्ट ट्यूब में थी और उन्होंने सब में अलग अलग मेटल डाल दिया। ABCD, A मेटल चारों में डाला, BCD, ये सब चारों तरीके के सोल्यूशन। ऐसा किया था हमने कि 4 टेस्ट ट्यूब रख ली थी और 4 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग सोल्यूशन भर लिया था। अच्छा, जो पहला टेस्ट ट्यूब था उसमें ग्रीन कलर का सोल्यूशन था और दूसरे टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर का, और तीसरे में कैसा था, कलरलेस, और चौथे में कैसा था? तो यही चारों तो वे सोल्यूशन हुए। अब इन सोल्यूशन में बोलो हमने क्या डाल दिया? ठीक है। नाउ अब देखिए इन चारों में जब मैंने A डाला तो A से क्या हुआ? कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जो B है इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया और इनमें कोई रिएक्शन नहीं। बाकी तो वो दे नहीं रहा, बाकी तुम्हें भरना है। दैट इज नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जबकि D ने किसी से रिएक्शन नहीं की। तो ये बता सकते हो कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है जो किसी से भी रिएक्ट नहीं कर रहा? Ag से भी नहीं कर रहा, वो तो फिर Au ही होगा। पार्टिकल ऑफ, तो या PT भी हो सकता है, क्योंकि PT भी हो सकता है या E हो सकता है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव? ऐसा इन चारों में सबसे अधिक रिएक्टिव करके तुम किसे जानते हो? देख लो, Fe, कॉपर और जिंक, इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है बताओ? Fe तो ज्यादा नहीं है तुम्हें, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और जिंक से Fe फिर Ag, लेकिन जिंक के साथ रिएक्शन किसी ने की नहीं है। तो इसका मतलब है कि जिंक से ऊपर कुछ है। D तो लीस्ट रिएक्टिव है, ये किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। और इस C, ये देखो D लीस्ट रिएक्टिव है ना, D से ज्यादा रिएक्टिव C है क्योंकि वो Ag को कर पाया। अच्छा बताओ भाई, D से थोड़ा ज्यादा जो Ag को कर रहा है किसी को नहीं कर रहा। Ag के अलावा कौन? अब कॉपर को कर रहा है। कॉपर को कौन कर पा रहा है? A, तो वो ज्यादा रिएक्टिव माना जाएगा। और इस वाले केस में तो दिया नहीं है कि कॉपर को, वो Fe को कर रहा है। कॉपर को जो कर रहा है वो और ज्यादा रिएक्टिव हुआ। और बोलो, और जो Fe को कर ले वो और ज्यादा रिएक्टिव है। तो मुझे लग रहा है ये जो B है ना, यही जिंक है, तभी तो Fe को कर ले रहा है। B कौन है? क्या जिंक Fe को नहीं कर पाता? अच्छा, अब जो ये देखो A जो कॉपर को कर सके, कॉपर को कर सके लेकिन Fe को ना कर सके, तो Fe है। Fe कभी खुद को रिप्लेस करेगा लेकिन कॉपर को करेगा। लोहे के सोल्यूशन में लोहा ही डाल दो। अब तीसरे में आ जाओ, ये बताओ, ना वो इसको करे ना इसको करे,
वो कॉपर है। कॉपर खुद से तो खुद को नहीं सर डिस्प्लेस कर दे, कोई चीज खुद से खुद को करेगी क्या? लेकिन एजी वो कर रही है, तो ये चीज क्या हुई? और मुझे तो लगता है ये एजी ही हुआ, क्योंकि वो खुद से खुद को ही डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। तो बात सही है कि नहीं समझे? इसमें हमें जरूरी थोड़ी ना कि मेटल्स जो यही वाले लेना, यही ना हो, लेकिन मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूँ कि थोड़ा सा एक आइडिया लगाने की, जरूरी नहीं मैं लिखवाऊंगा भी नहीं वो, लेकिन इन चारों में हमें मालूम है कि कौन ज्यादा वो रिएक्टिव है। तो उसके बेसिस पर हमने क्या देखा बताओ? जो किसी को ना करें वो लीस्ट रिएक्टिव, जो उससे ऊपर वाले एजी को ही कर पाए वो उससे थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? और फिर जो कॉपर को कर पाए वो उससे ज्यादा रिएक्टिव, जो एफी को कर पाए वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अब क्वेश्चन के आंसर दो। पहला क्वेश्चन क्या है? विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? बोलो। डी इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सेकंड देखो, दैट इज which what would you observe if B is added to a solution of, अगर B को कॉपर सल्फेट में डाला गया होता, जो Fe को कर ले रहा है वो तो कॉपर को भी कर लेगा, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि it will displace, तो इसको कर लेगा, ऐसे कर सकते हैं। तो देखो, if B is added, B is added to CuSO4, then it will displace, ये किसको डिस्प्लेस करेगा? कॉपर from its solution and will make, अर्पिता सेंटेंस पूरा करो, its own salt solution, उसको तो हटा देगा और अपना खुद का सॉल्ट सोल्यूशन बना देगा। वो अब जो भी होता है वो B है तो BSO4 बना देगा और Cu को कहेगा तुम हटो। तीसरी चीज देखो, now third question पूछ रहा है, arrange the ABCD in order of decreasing reactivity। तो यही थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही है थर्ड। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी यही है कि नहीं? इज ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। Fourth, which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to reactive metal? तो अगर मान लीजिए डाइल्यूट, कोई रिएक्टिव मेटल ले लो, हाँ कोई भी, और उसमें HCl एक्वियस डाल दो, तो क्या होगा? सॉल्ट बनेगा और कौन सी गैस होगी? तो H2 गैसेस released, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ओके, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। अगर आयरन है और सुप्रिया H2SO4 में डाल दिया जो कि डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब एक्वियस, तो क्या होता होगा? बताएं। हाँ बोलो। वो जब 2 की यूज करो, क्योंकि जब नीचे वालों के साथ सिल्वर के साथ उन सब के साथ करेगा Ag के साथ ना, तब 3 की करना, और बाकी जनरली ऊपर वालों के साथ 2, सिल्वर और Ag के साथ 3 है। हाँ बोलो। FeSO4 प्लस, तो ये तो ऑयली होता है, कलरलेस, और ये कैसा हो जाएगा? लाइट ग्रीन, लाइट। तो व्हाट हैपेंस पूछ रहा है, व्हाट हैपेंस में तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो H2 गैस इज रिलीज्ड एंड द सॉल्यूशन विल चेंज इट्स कलर टू लाइट ग्रीन ना। H2 गैस तो रिलीज होगी और यहाँ लिख ही दिया है, और ये कैसा है? कलरलेस।
बस यही लिखते हैं। अब देखो, what would be observed when zinc is added to a solution of iron sulfate? Fifth, मनीष, यदि जिंक को मैंने आयरन सल्फेट में डाल दिया है तो तुम क्या उसमें ऑब्जर्वेशन पाओगे? Zn is more reactive than iron, so Zn is displace ions or hydrogen also. सही है। तो Zn plus H2, Zn zinc beam, zinc being more reactive than iron will displace iron from its salt solution, उसमें से उसे वो डिस्प्लेस कर देगा, and make its own salt solution. Color of solution changes from, ये भी बोलो, हाँ, color of solution changes from light green to color. ये पांचों क्वेश्चन करके दिखाइए तो फिर आगे बढ़े। थोड़ा इधर आके बैठो बैठ बीच में। सुप्रिया वीडियो बंद कर दो। देखिए हाँ ही दीवे बकनौफ मीना मगालसी पीएस कलर केका, पीएस कलर केका, हा ही बे बक नौफ नीना मग आलसी पीएस कल आई जे का। ये बात समझ आ गई? अब जरा देखो, हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, ठीक है, और बीच वाले छोड़ दे रहे हैं। बीच वाले तो हमारी वेरिएबल वैसे, क्योंकि वैसे भी यहाँ तक केका तक में तो आते नहीं बीच वाले। 1 2 के बाद मैं सीधा 12 ले रहा हूँ, 12 भी नहीं, 13 14 15 16 17 18, सही है। और बीच के अंदर यहाँ पे छोड़ दिया, बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और वो यहाँ आ भी नहीं रहे। अभी देखो अब देखिए, तो यहाँ पर ये चीज ग्रुप हो गई, अब नीचे क्या हो जाएगी, पीरियड। तो अब ये हा ही हो गया, इसके बीच में भी कुछ नहीं है, तो ये सारे सरेशंस हटा दिए जाए, ठीक है। अब देखो हा ही, फिर क्या है बताइए, ली बे बक नौफ मीना मग आलसी पीएस कलर और तेल यहाँ पर ये हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, सही है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। अब इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एक करके बढ़ेगा। 1 ये एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। किसी भी एलिमेंट में ये जो पोजीशन होती है वो किसकी होती है? एटॉमिक। और ये किसकी होती है? मास नंबर। ये किसकी होती है? एटॉमिसिटी। और ये चार्ज। एटॉमिसिटी जैसे O2, ये एटॉमिसिटी है। और चार्ज का भी लगाना हो O2 माइनस, तो ये चार्ज की हो गई। ये पोजीशन 8 क्या हो गए? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और यहाँ P प्लस N होता है 16, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 4 स्थितियां होती है नहीं, हमने ये लिख दिया। अच्छा, जितने प्रोटॉन होंगे क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे? एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन की संख्या हुई, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जरा यहाँ देखें, अगर एक है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1 हुआ, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? तो नीचे वाले का कितना हुआ? 281। तो नीचे वाले का कितना हुआ? 2881। इसको लिखो नीचे। शुक्रिया, ये वीडियो ऑन है। तो 2881 यहाँ तक ठीक है। अब आप मुझे यशिका बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2,2। तो फिर इसका क्या हुआ? 2,8,2। फिर इसका क्या हुआ? 2,8,8,2। सही, 2,8,8,2। अब मुझे सृष्टि आप इन तीनों के कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए। 2, 2, 2,8 2,8 ये 2,8,8 सही है। चल, अब मैं बाकी के भी लिख दूं। 2, 3, 2, 4, 2, 6, 2, 7। यहाँ भी देखो 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7। अच्छा 2,8,7। ये तो बात हो गई। तो ये नोबेल गैसेस, इनका क्या नाम है? नोबेल गैस। देखो नोबेल गैसेस। और ये क्या होते हैं? ये सी में सॉल्ट बनाते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं हेलोजेंस। हेलो का मतलब सी और जेंस का मतलब है हेलो का मतलब साल्ट होता है, तो साल्ट जनरेट। ये क्या कहलाते हैं 17th ग्रुप में? हेलोजेंस। समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, इनको क्या कहते हैं? क्या एल्कली मेटल्स? क्या कहेंगे? अच्छा, इसको क्या कहेंगे? आप बोलो। अच्छा ठीक है, ये बोले अर्पिता, इसको क्या बोलेंगे? एल्कली अर्थ मेटल्स। बताया था कि नहीं? अर्थ मेटल्स, क्योंकि अर्थ के ऊपर की लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। एल्कली मेटल्स हो, और ये क्या हो गए? एल्कली अर्थ मेटल। अच्छा, ये जो सल्फर है बड़ी सफोकेटिंग गैस है। SO2 SO3 नाक में चली जाए तो वो तो एसिड बना देगी कि नहीं? आदमी गिर जाए, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा ना। नाक में पानी है तो SO3 + H2O से सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बन जाता है। तो इसलिए चूंकि ये सफोकेटिंग है, इसलिए इनका क्या नाम है? कैल्कोजेंस। क्या नाम है? और इसी तरीके से ये भी, इन वाले का भी क्या नाम है बताइए? कि दैट इज कैल्कोजेंस का मतलब है ओर फॉर्मिंग, सफोकेटिंग नहीं। कैल्कोजेंस का क्या मतलब है? ओर में सभी में यही पाए जाते हैं, और सफोकेटिंग है फास्फोरस, तो इसका नाम है निक्टोजेंस। हमारे जनरली काम क्या है? नोबेल गैस, हेलोजन, इन सबको नाम से खूब पुकारा गया है इस चैप्टर में। तो ये 4 तो तुम याद रख लो, और अगर एडिशनल नॉलेज चाहिए, कोई आसपास का पूछ ले अच्छा इसका बताओ, तब कैल्कोजन और निक्टोजन याद रखना, वरना इनको तो याद रखे बिना गुजारा नहीं है। एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, हेलोजन और ये चारों याद करना पड़ेगा। हेलोजन का मतलब है सॉल्ट फॉर्मिंग, सॉल्ट फॉर्म करते। अच्छा, अब ये देखिए, ये हमने 20 तक के लिखे हैं।
ये बताओ कि ये जो नियॉन है ये किसी से रिएक्ट करता है? तो जो नोबल गैसेस है दे आर कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एंड रिमेन एज मोनोएटॉमिक। बोलो बात सही है? नोबल गैस क्या है बताइए? नोबल गैसेस, noble gases have their completely filled ऑक्टेट और डुप्लेट। इस केस में डुप्लेट है, बाकी के केसेस में ऑक्टेट है। सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सो दीज आर इनर्ट इन नेचर। ये अक्रिय हैं, इनर्ट इन नेचर, क्रियाशील नहीं है, इनर्ट इन नेचर एंड डू नॉट रिएक्ट विद एनीबडी, एनी अदर एलिमेंट एंड रिमेन एज मोनोएटॉमिक। ये हमेशा हवा में कैसे घूमते रहते हैं? अगर हीलियम है तो हीलियम का मॉलिक्यूल का क्या फार्मूला है? बोलो बताइए, बोलो नेहा। हीलियम के मॉलिक्यूल का फार्मूला ये सही बता रहे। कह रही मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं, उसको किसी से ना कुछ लेना है ना देना है, ये बात ही बेमानी है। बोल दिया कि ये जब अकेले घूम रहे तो कहाँ मॉलिक्यूल बना? मॉलिक्यूल तो केमिकल बॉन्डिंग से बनता है और ये किसी से बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। दे डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल नहीं बनाते। सो दीज डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल। और अर्पिता इनकी एटॉमिसिटी क्या होगी? अच्छी बात है। जैसा कि अर्पिता ने कहा कि देयर एटॉमिसिटी, अब 1 बोल दिया, चलो कोई बात नहीं, देयर एटॉमिसिटी इज 1। ठीक है, अब अकेले हैं तो फिर एटॉमिसिटी 1, इतनी बात होगी। ये तो नोबल गैस है। अच्छा, क्या आप मुझे बताएंगे सृष्टि कि नियॉन के नियरेस्ट नॉन मेटल कौन सा है और नियॉन के नियरेस्ट मेटल कौन सा है? नियॉन के नियरेस्ट नॉन मेटल फ्लोरीन है, मेटल सोडियम है, क्योंकि ये नियॉन है। तो 9 नंबर और अगला ये। अच्छा, इसी तरीके से आर्गन के अड़ोसी कौन है और पड़ोसी कौन है? क्लोरीन और पोटेशियम। तो ये ठहरा इसका अड़ोसी और ये पड़ोसी। तो अब हम देखेंगे, ये लोग इसी ट्राई में रहते हैं, जुगत में रहते हैं कि हम भी नियॉन बन जाइए। कितना अच्छा है, इसको न किसी से लेना है, अपने घर की साग सब्जी खा रहा है, किसी से ना गेहूं खरीदना, कुछ खुद है। तो ये एक लेके नियॉन बनता है और वो एक, they want to, the nearest elements want to attain the noble gas structure either by receiving electron or by donating electron or by sharing electron. sharing कार्बन करेगा, वो हम बाद में देखेंगे। 15 के ऊपर निक्टोजन, PN। अब जरा देखो, तो यहां तक तो तुम्हें बात समझ में आ गई कि जो सेल्फ सस्टेन्ड है तो क्या सब उसी जैसे नहीं बनने चाहेंगे? जैसे दूसरे समोसे की लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन अभिषेक खुद घर में समोसा बना खा लेता है। सब लोग कहेंगे हम भी अभिषेक की तरह बन जाए, खुद ही बनाओ खाओ। ठीक है, हाँ। अब जरा देखो, सो यहाँ क्या बात होगी बताइए कि द एलिमेंट्स नियर नोबल गैसेस, नियर नोबल गैसेस क्या करेंगे बताइए? वांट टू अटेन नोबल गैस स्ट्रक्चर, वांट टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट होगा ना, इनर्ट। हाँ, चाहे नोबल गैसेस लिखो चाहे इनर्ट गैसेस, इनर्ट इन नेचर होगा ना। दीज आर इन सेकंड लाइन। हाँ, दीज आर इनर्ट इन नेचर। इनर्ट में एक एन होगा कि 2? एक होता है ना। दीज आर इनर्ट इन नेचर। अब देखो, सो दे वांट टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन।
either by donating electron or by receiving electron, या फिर शेयरिंग से हो सकता है, और शेयरिंग। अब जरा देखो, इतनी बात समझ में आ गई? निक्टोजन, पी के बाद आना है निक्टोजन। चलो, हाँ ओके। कितना भी हम टेम्परेचर बढ़ा दें उसमें समोसे निकल पाएंगे। इसके लिए उसको चलो, कितनी बात समझ में आ गई? अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? बहुत अच्छी बात है। जैसा कि इन्होंने कहा कि केमिकल बॉन्डिंग, bond formed between two or more atoms, either by sharing of electron, otherwise or by transfer of electrons। उसको क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जब होती है वो दो तरीके की है। वो कौन कौन से दो तरीके? एक तो होती है आयनिक बॉन्ड और दूसरा क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड। सार्थक, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन बताओ। Bond formed between two. बोलो। Bond formed between two or more atoms. छोटी क्लास में हो, अगर 7th 8th में जाओ कुछ चमक जाए तुम्हारा भी, तुम्हारा नाम लोगे। 7th 8th में बैठोगे इसलिए ना तेज है। चलो। Bond formed between two or more atoms either by sharing electrons or transferring। और बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो तरीके के हैं। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन बताओ। Two or more bond forms between two or more atoms by इसे क्या कहते हैं? ईशान। शेयरिंग। एक मिनट बॉन्ड फॉर्म सर, वो जो बांटते हैं सृष्टि। इसका आयनिक बॉन्ड। bond formed between elements either by transferring electrons। बस इतनी बोलना। बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स। बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स किस वजह से? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पाइका, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? Bonds formed between atoms by sharing क्योंकि दो ही चीजें हैं, या तो शेयरिंग होगा या ट्रांसफर होगा। सो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स जिसमें ट्रांसफरिंग और गेनिंग By नहीं होगा। शेयरिंग। आयनिक बॉन्ड। एक देगा तो दूसरा लेगा। ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? अच्छा, यहाँ हाँ, कोई वर्ड याद नहीं आ रहा। और नोट कर लो। हाँ वो भी डाल सर वो टेबल अभी नहीं मिट सकती है। सर नीचे लिख दो फिर उसके। हाँ, देखो जगह जगह पर। आप नोट करो। हाँ, when metal forms chemical bond with non-metals, metal and non-metals, ठीक है, form chemical bonds by transfer of electron. So such bonds are called ionic bond. Metal और non-metal अगर आपस में रिएक्ट करें तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का लेन देन ही होगा, और टू non-metals अगर करें तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और दो मेटल नहीं कर पाते, मेटल की कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। सो मेटल
एंड नॉन मेटल, उनके बीच भी तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, एक लेने वाला और एक देने वाला, तो क्या बॉन्ड नहीं बन सकता? फॉर्म केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बाय कैसे होगा बोलो? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टू नॉन मेटल्स क्या करेंगे बताओ? टू नॉन मेटल फॉर्म केमिकल बॉन्ड। हाँ, केमिकल बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। CO2 हो सकता है, सब हो सकता है। अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सह संयोजक बंध, और वो है आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अगर आप चाहें तो इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, विद्युत संयोजक बंध। देख लो, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। H2 Cl2, ठीक है, HCl H2O NH3, इसके बाद CH4 O2 CO2 N2, ये सब इसके हैं। इतनी बात समझ आ गई? सबको डुप्लेट या ऑक्टेट अपना पूरा करना है तो पहले H2 को देखो, H और H, तो ये दोनों क्या कहेंगे? कहेंगे देखो कि मेरे ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और तुम्हारे भी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। हम लोग इतने करीब आ जाएं कि तुम्हारी ऑर्बिट मेरी ऑर्बिट से ओवरलैप कर जाए, ऐसी स्थिति में मैं भी मानूंगा कि मेरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और तुम भी मान लेना, ये ओवरलैप हो जाए, तो फिर क्या इसकी ऑर्बिट में भी 2 हो गए? तो इस तरीके से H2 बन गया। कहने का मतलब है H है और उसके ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दे, उसको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है। और इसके ऊपर भी ये कह रहा है क्या मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को अपना मान सकता हूँ? सिर्फ कह रहा मैं मान सकता हूँ, तो कह रहा हाँ मानो, लेकिन मैं भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को अपना मानूंगा। When one electron is shared by each combining atom, then such chemical bond, covalent bond, is called single bond. तब उसे क्या कहेंगे? When one electron is offered towards sharing by each combining atom, दोनों एक एक ऑफर कर रहे हैं कि नहीं? भाई तुम भी एक टिफिन आगे रखो, हम भी रखें, तो ऐसे में क्या होगा? मेरे पास भी 2 टिफिन और तुम्हारे पास भी 2 टिफिन। तो इस तरीके से क्या होगा? When one electron is offered towards sharing by each combining atom, तो इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड। तो ये HH सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम क्या है? HH सिंगल बॉन्ड, और इसे H2 भी कह सकते हैं। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर देंगे, डॉट दिखाएंगे, तो ये कौन सा फार्मूला है? मॉलिक्यूलर, ये स्ट्रक्चरल, और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। लुईस वर्ड हटा दो, कैसा फार्मूला? अब आगे की बात देखें। नाउ कुछ चीजें और देखें, इस टेबल को भी हटाना पड़ेगा। जितनी लाइंस होती है स्ट्रक्चर में, उतने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना। अभी पता चलेगा। H2 समझ में आ गया ना? एक एक होता है कि नहीं इसमें? अभी हाइड्रोजन में एक था तो उसने डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। फिर से देखो Cl के बारे में तुम क्या जानती हो? क्या 7 होते हैं? इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, 2 2 और 1, और दूसरे वाले Cl का करो। क्या इन दोनों को 8 बनाना है? वो कहेगा क्या मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता हूँ? एक एटम और उसके घेरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गया कि नहीं आउटर मोस्ट में? और इसने कहा ठीक है तुम मेरा एक यूज करोगे तो हम भी तुम्हारा। शेयरिंग का उसूल है, हम तुमको चीनी देंगे, तुमसे चाय पत्ती लेंगे, है कि नहीं? तो इस तरह से इसने इसका एक लिया तो वो भी तो उसका एक लेगा, तो ऐसे दिखा सकते हो। तो इसका मतलब है एक सिंबल और 8 इलेक्ट्रॉन। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, तभी तो ऑक्टेट पूरा माना जाएगा। और नहीं तो जिसे ये पसंद ना आए तो 2 2 2 2 2 2 फिर बहुत ज्यादा करीब लिखो।
और फिर इन दोनों को एक ही साथ रख दो, जबकि एक इसका है और एक इसका, लेकिन ये चलता है, उतना करने की जरूरत नहीं है, यही चला लो, जब चल रहा है तो चला लो। तो इतना समझ में आ गया, तो दोनों के ऑक्टेट पूरे हो गए। जरा बात करिए HCl, ये Cl2 हो गया, क्या ये सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड? तो इसको क्या कहेंगे? मौलिक फॉर्मूला। और इसको ऊपर वाले को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अच्छा, एक बात देखिए, ये तो Cl2 की बात हो गई, अब हम बात करेंगे HCl की। H के पास एक इलेक्ट्रॉन था और Cl के पास कितने थे? 7। अब क्या होने वाला है, कोई मुझे बता सकता है? यदि H एक लेगा तो क्या इसका डुप्लीकेट पूरा हो जाएगा और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। दोनों की बात बन गई और ये क्या बन गया? HCl, या इसे HCl कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। जरा H2O के बारे में भी देख लो। O पे कितना होता है बताओ जरा? 2 6 होता है, आउटर मोस्ट में 6 है, तो 6 डॉट बनाए जाएंगे। उसे कितने पूरे करने हैं प्रॉब्लम? 2 की कमी है, अगर उसको 2 की कमी है तो 2 टिफिन आगे रख देगा, और दूसरी जगह तो तुम भी 2 टिफिन आगे रखो, हमने रखे, वो रखेगा, बोलेगा देखो मेरे 2 की कमी थी, 2 आ गए उसके पास, तुम रखोगे तभी तो दूसरा देगा। तो 2 कमी, 2 उसने आगे रख दिए, इधर उधर कैटरिंग कर दी, 2H के सामने बोला लो हमारा वाला खाओ टिफिन। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, और इसको भी दे दिया, लेकिन वो कहेगा देखो तुमने हमारा खाया, हम भी तुम्हारा खाएंगे। तो हो गया कि नहीं? इसका ऑक्टेट देखो आप, इसमें देखो 1 एटम और 8 इलेक्ट्रॉन, 1 एटम इस सर्कल में, 2 इलेक्ट्रॉन 1 एटम। इसको बनाया कैसे जाए? O के इधर H और O के इधर H, इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है? 2 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि 2 तरफ से बना रहा है, तो ये H2O। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है। N के बारे में देखिए, तो N 7 होता है, 2 5। तो NH3 के बारे में देखो, अमोनिया, जो वॉशरूम में स्मेल आती है वो अमोनिया की आती है ना। तो N को कितने की डेफिशिएंसी बताओ? तो वो क्या 3 कैटरिंग कर देगा इलेक्ट्रॉन को, 3 सामने रखेगा तभी 3 मिल पाएंगे। तो N ने क्या किया, पीछे 2 इलेक्ट्रॉन छिपा लिए और 3 आगे रख दिए, 5 थे, कितने थे? तो देखो इसने क्या किया बताओ, 2 छिपा लिए, 1 इधर रखा, 1 इधर रखा और 1 इधर, 3 हाइड्रोजन आए इसके पास लेने के लिए, और उन्होंने बोला मेरे पास 1 की कमी है, क्या दोगे? उसने कहा बिल्कुल, हम तो आपको देने के लिए बैठे हैं। तो इसने इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया और इसको भी 1 दे दिया क्या, और फिर इस वादे को याद दिलाया कि देखो हमने तुम्हें 1 दिया है, तो तुम भी तो हमें 1 दो। तो फिर इसके क्या बन गया बताइए, बताएं? इसका ऑक्टेट हो गया, काउंट करके देख लो भाई। 3 दूसरे से ले लिए, 3 ही की तो कमी थी, तो दूसरे को 3 दिए और 3 लिए, तो इसको दिखाया ऐसे जाएगा NH3, या फिर क्या लिख दिया जाएगा? तो NH3 हो गया नहीं? वो देखो H2 हो गया, NH3। CH4 कैसे करता होगा? CH4, C के पास क्या होता है? क्या 2 4? तो C के चारों तरफ 4 की कमी है, तो क्या उसको अपने चारों इलेक्ट्रॉन यूज करने पड़ेंगे, तभी तो 4 कोई देगा। तो यहां पर 1H आया और 1H आया, 1 और 1, इन चारों को क्या 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे। और फिर C क्या करेगा, क्या इन चारों से 1 ले लेगा? ठीक है, चारों को 1 दिए और चारों का 1 घेर लिया, ठीक है। सो दैट इज
CH4, तो इसे क्या कह सकते हैं? मीथेन गैस, जो कि CNG है। ये सभी सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल हैं। When one electron is offered towards sharing, then such bond is known as single covalent bond। तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरीके के हो सकते हैं? सिंगल, डबल और ट्रिपल। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हम आगे की बात करें कि ये हटा दिया जाए। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को मोनोवेलेंट बॉन्ड, मोनोवेलेंट तो कैटायन होता है, मोनोवेलेंट कुछ नहीं है। अब देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड when one electron is offered, one electron is offered towards sharing, then such bond is called single covalent bond। मनीष मुझे 6 ऐसे एग्जाम्पल बताओ जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो। H2 Cl2 H2 ऐसे मत उसको मिसगाइड मत करो। डबल बॉन्ड वाला बता रहे, फंसाने के चक्कर में हम हमेशा देखते हैं ना, गलत बता के कि दूसरा फंस जाए, फिर हम सही सही बता दें। हाँ, फंसा दिया, वो सफल हो गया अपनी चीज में, इसीलिए उसने जाल बिछाया था। ठीक है, देखो CH4। अब देखो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड when two electron is offered, when two electrons are offered by each combining atom, each combining atom towards sharing। जरा देखो O2, O में क्या होगा? 2 2 4 और 2 6 है, 6 है कि नहीं? और दूसरे O में तो उसने इससे बोला हम भी 2 अपने इलेक्ट्रॉन आगे कर रहे हैं, तुम भी आगे करो, और हम तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन को अपना मान लें। तो क्या इसने 2 इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स शेयरिंग ऑफर किया? इसमें 1-1 हुआ है। और इसने क्या किया? इसने भी 2 कर दिया। तो इससे क्या बनेगा? वो डबल बॉन्ड, या फिर क्या बन जाएगा? तो बन गया ना डबल बॉन्ड। समझ में आई बात की नहीं? अब CO2 का देखो, C के पास कितने थे? 4 थे चक्करों का, तो उसको 4 और चाहिए थे, तो 4 ऑफर करने पड़ेंगे, तभी तो 4 और मिल पाएंगे। तो ऑक्सीजन इसके पास आया, बोला क्या तुम मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करोगे? उसने कहा अवश्य, आप ले लें। फिर दूसरा ऑक्सीजन इसके पास आया, उसने कहा कि क्या आप मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे? ये भी आए इसके पास। तो देखो 6 होते हैं कि नहीं? 6 बना दिए इसमें और 2 ले ले, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब कार्बन क्या करेगा? अभिषेक उसका भी दो, इसका भी दो और उसका भी दो। इस कार्बन के पास ये जो CO2 बना है, कितने डबल बॉन्ड है अभिषेक और कितने सिंगल बॉन्ड है? सर ये 8 हो गए कार्बन के साथ। हाँ? 2 डबल। बोलो बात समझ में आ गई? बॉन्ड ही है ना, सिंगल बॉन्ड। सिंगल एक इलेक्ट्रॉन होता तब सिंगल होता। हमने गलत कराने के लिए पूछा था, वो गलत किया ही नहीं इसने, तो क्या वो मेरे जाल में फंसा नहीं, और जबकि मनीष उसके जाल में फंस गया। बाल यदि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंकली लिबे को काल रस न पसारी। आगे देखिए, दैट इज हनुमान जी के ऊपर कहा गया है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड।
ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है? When 3 electrons are offered by each combining atom towards sharing. When 3 electrons are offered by each combining atom towards sharing. इसमें जो आप कोवेलेंट बॉन्ड देख रहे हो, क्या विषय मुझे बता सकते हो कि किन किन केमिकल बॉन्ड्स में मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बन रहा है? देन मेटल और नॉन मेटल के बीच। तो इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के ही बीच बनते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? क्या सभी कोवेलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड है? क्योंकि केमिकल बॉन्ड के भी टाइप्स हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो या ट्रांसफर हो तो केमिकली होंगे कि नहीं? सो देन सच बॉन्ड इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि एन को देखो, एन के पास कितने की कमी थी? 3, तो 3 सामने रख देगा, और दूसरा भी एन आ गया, वो भी 3 सामने रख दिया, 5 बना दिए कि नहीं? 5 थे। और इसने इससे कहा क्या आप मेरा 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे? तो इसने ले लिया। बोला मैं भी आपका 3 ले लूं, तो उसने कहा ले लो। तो फिर इन दोनों एन के बीच में क्या बॉन्ड बना? ट्रिपल बॉन्ड। या फिर इसे क्या कह सकते हैं? बोलो, बात समझ आ गई? 1 ट्रिपल बॉन्ड। 3 का शेयरिंग हो 2 के बीच तो बन नहीं जाएगा। लेकिन हमें इन सब से क्या मतलब, हम तो आयनिक बॉन्ड। सो हम लोगों ने देखा था केमिकल बॉन्ड 2 तरीके के हैं। कौन कौन से? ये सभी तैयार कर लेना कल की क्लास के लिए, जितने मैंने सिखाए हैं। तो देखो, केमिकल बॉन्ड 2 तरीके के हैं। एक है आयनिक बॉन्ड और दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट के कितने टाइप हैं? सो इसमें क्या होता है? इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर कैटायंस एंड एनायंस। इनके कंस्टिट्यूएंट्स ये होते हैं, ठीक है? मेटल वांट टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन by donating electron, and non-metal attains noble gas configuration by gaining electron. ये बात देखो, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, केमिकली कंबाइन। क्या लिखोगे? केमिकली कंबाइन टू फॉर्म, क्या बनाते हैं वे? आयनिक। कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल और डबल, इन सब के चाहिए क्वेश्चन मार्क क्यों मार रखा है? क्वेश्चन मार्क तुम खुद लिख लेना। अच्छा, वही चीज बार बार थोड़ी बताएंगे। अब अपने कॉन्टेक्स्ट पे बात करें, फोकस तो इस पे होगा ना, लाइट कैमरा फोकस। अब जरा देखो, सो मेटल एंड नॉन मेटल केमिकली कंबाइन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन, सही है कि नहीं? मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बोलो उसने किसका कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया? नियॉन। सो मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देख लो, अगर मैं कहूं कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अलग कर दिया, तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा कि नहीं? अब भाई सोडियम के सेंटर में कितने प्रोटॉन थे? लेकिन इसने जो तीसरी ऑर्बिट का 1 इलेक्ट्रॉन था, क्या उसको हटा दिया? तो ऐसी स्थिति में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? बताओ भाई, ये इलेक्ट्रॉन तो उड़ चला, ये चला गया, अब इस पे 3rd ऑर्बिट बची ही नहीं। तो ऐसे में 10 इलेक्ट्रॉन और 11, तो नेट चार्ज कितने का हुआ?
इट इज इक्वल टू 1 प्लस, तो 1 प्लस लगाया कि नहीं? पहले न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन की जाने से पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? तो ये अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। सर यहाँ पे N3 आएगा कि N2 आएगा? 2 है ना, तो N2 तो है, एक है ना, एक है 4। अब ये देखो नॉन मेटल क्या करेंगे बोलो? नॉन मेटल gain electron to achieve, रबली पूरा करो सेंटेंस। नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देख लो क्लोरीन कितना था? 287 था, और इसने जो इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ा, क्या इसने ले लिया? अब ये Cl माइनस बन गया, वही इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया ना। तो अब इसके पास 288 आ गया। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? सपोज करते हो अब दिस इज क्लोरीन, तो इस तरीके से ये हो गया, इसने एक दे दिया, इसने एक ले लिया। अब यही इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया ना। अब जरा देखो इन दोनों रिएक्शंस को आपस में क्या कर दो, ये हटा नहीं करता। सर ये ट्रिपल वाला बात में बताया। चल ये देखो Na से क्या बना और Cl ने क्या किया? Cl माइनस। तो जरा अब इन दोनों को जोड़ो, यही दो रिएक्शन लिखाएंगे नहीं? इसने लिया, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं जबकि मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जरा इन दोनों को जोड़ के तो देखिए, NaCl और प्लस इलेक्ट्रॉन, तो Na प्लस और Cl माइनस। यहां तक बात हो गई। Na तो मेटल है, मेटल के केस में Cl Na लिखा जा सकता है। अब ये Na और Cl क्या करने वाले बताओ? Na प्लस है, इधर भी इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कट गए। अब क्या फार्मूला बना? Na प्लस गिव्स Na प्लस और प्लस। इतनी बात समझ आ गई? लेकिन इतना तो समझ में आ गया आपको, Cl अकेले नहीं रहता है, वो Cl2 के फॉर्म में रहता है। Cl कभी अकेले रहेगा? तो तुम यहाँ Cl2 लगा के हाफ कर दो, बात पूरी हो गई कि नहीं? यानी कहीं पर भी यहाँ चल जाएगा, लेकिन वहां पर आपको ऐसे करना पड़ेगा। ओके, फिर से देखो Na के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक। Cl के आउटर मोस्ट में कितने थे? 7 थे। इसने एक इसको दे दिया, तो इसके 281 और इसके 287। तो बोलो पहले जब देगा, और फिर Cl ने क्या किया? अब ले लिया। तो अब बोलो इसके पास कितने हो गए? और यहाँ निगेटिव लगा और इस पर, तो अब इसको क्या कर दें? 28 और इसको क्या लिखते हैं? 288। ये आपकी बुक का फिगर है। और फिर जब इसने इसको दे दिया, फिर इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा? Na प्लस Cl माइनस। इसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि एज इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर आयंस, सो सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। सो एज कंस्टिट्यूएंट्स, देखो इस बात को, एज constituents of ionic bonds are cation and anion, so such bonds are called, हाँ बोलिए सृष्टि। सर मेटल हमेशा डोनेट करेंगे। हाँ, are called ionic bond। इसीलिए उनमें लश्कर होती है, और जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका इलेक्ट्रॉन, वो तो उसके पास खाली नहीं, इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, ऊपर से गिरेगा तब तो लश्कर होगी। फिर से देखो, ये सोडियम है, ये सब क्या है बताओ? सोडियम है कि नहीं? अच्छा इधर देख लो पहले,
सोडियम ने कहा हमको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन से कहा तुम भाग जाओ हमारे पास है। वो कहे हम कहाँ भाग जाएं, आसपास तो कोई नॉन मेटल भी नहीं, कह रहा भाग जाओ, हमको ऑक्टेट पूरा करना है, तुम भाग जाओ। भाग गया। अब तुमने इसको पीटने लगी, क्या करा तुमने आघात किया, आघात करने पर एक एनए अलग हो गया। तो एक एनए जो अलग हो गया ना, और इसने किसको भगाया था बोलो, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन जो भाग गया है, सोडियम पीटने से भागेगा, तो भागने के बाद भी वो इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगा रहा है, कह रहा नहीं भागे हो ना, ये सब प्लस बन गए हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या बन गए बताओ, प्लस। और ये प्लस बन गए, ये भाग गया, तो भी उसके चारों ओर घेरा लगा रहा है। घेरा लगा रहा है तो क्या अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां घेरा लगाया गया, अट्रैक्शन है। तो वो एक वफादार कुत्ते की तरह जिसको भगा दिया गया था, वो उसको घर में ही पकड़ के ले आ रहा। तुम कितना भी पीटो अलग नहीं होगा, चिपटा होता जाएगा, क्योंकि जो बिखर गए हैं उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम घूम के उसको उसी के साथ जोड़े रखेंगे कि नहीं। और जबकि कोयले को तोड़ो, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वो तो और लेने के चक्कर में है। अच्छा हुआ अचार चलेगा, जो बचा खीर है वो हम लोग खाएंगे। दान दाता है जो बाहर भी खैरात में पड़ा, उसको भी दे के आएगा, लो तुम भी खाओ, आज खीर बनी। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के सी में ये अपने लैटिस पॉइंट पे सुरक्षित है। तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इसकी चर्चा इलेक्ट्रिसिटी में होगी, अभी नहीं। जब कोई नॉन मेटल आ जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल में अपनी ऑर्बिट में रहते हैं, वो तो बाहर है ही नहीं। हाँ। तो जो भाग गया उसको कौन बांधने जाएगा, और जबकि इसमें ये भाग गया, तो इसको क्या वही इलेक्ट्रॉन घेर नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली ऑर्बिटिंग, ये इनको भी बांध रहे हैं, क्योंकि सभी तो कैटायन हैं, लेकिन घूम घूम के जोड़ रहे हैं। जो बाहर चला गया उससे भी क्या हुआ, उसको भी जोड़ रहे हैं। इसीलिए तो ये मैलिएबल है, सबको जोड़ेंगे, नहीं तो कैटायन भाग ना जाते। लेकिन घूम घूम के एक बच्चा घर में हो तो मियाँ बीवी को जोड़ देता है, 2 बार उनकी गोदी में, 2 बार उनकी गोदी, 4 परिवार को जोड़ देता। तो फिर ये तो इलेक्ट्रॉन है। सर आप वहाँ पे आपने एजी लिखा है, हाँ AR होगा ना वहाँ पे, कहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AR। इतनी बात समझ में आ गई, इतना ही रखो, 5 मिनट ऊपर हो गया आज।